सामईन कराम, आप सुन रहे हैं हमारे माशरे में जन्म लेने वाली एक सच्ची आप बीती। इस कहानी का नाम है माँ मुमानी और मुन्नी। इस कहानी के रावी हैं गुलाम मुस्तफ़ा और इस कहानी को तहरीरी शक्ल में पेश किया है इनायतुल्लाह मरहूम ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रेलगाड़ी को इस स्टेशन पर 20 मिनट रुकना था। रेलवे के मुलाजिम गाड़ी की छतों पर चढ़े हुए थे। तमाम डब्बों में पानी डाला जा रहा था। मैं अपने डब्बे से निकला और प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। पाकिस्तान की उम्र अभी 2 साल हुई थी। मैं इंजन की तरफ चला जा रहा था। मैं जनाना इंटर क्लास के करीब से गुजरा तो नजरें उस डब्बे की तरफ घूम गईं। एक जवां साल चेहरा नजर आया। मैंने नजरें फेर लीं, लेकिन किसी ने जैसे मेरी गर्दन फिर उस चेहरे की तरफ घुमा दी हो। ना रुकने के इरादे के बावजूद मेरे कदम सुस्त पड़ गए। उसने भी मुझे देखा, उसने भी नजरें फेर लीं, लेकिन उसकी भी गर्दन किसी ने जैसे घुमाकर मेरी तरफ कर दी हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मैं आगे जाने के बजाय वापस अपने डब्बे की तरफ चल पड़ा, लेकिन मेरा जहन कहीं और चला गया था। मैंने जिस औरत को इंटर क्लास में देखा था वो मुझे 4 साल पीछे ले गई थी। उस वक्त उसकी उम्र 24 साल थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी। वो भोली भाली, मासूम और बड़ी प्यारी लड़की थी। 4 साल के बाद उसे इंटर क्लास के डब्बे में बैठे हुए देखा तो भी वो अज़दवाजी जिंदगी के पहले रोज की तरह भोली भाली और मासूम नजर आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। शायद गिले शिकवे भी थे। गाड़ी चल पड़ी थी। स्टेशन से निकलकर उसकी रफ्तार तेज भी हो गई थी, लेकिन मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने शादी से पहले भी उसे देखा था। वो पर्दा नहीं करती थी, एक ही बरादरी थी। दूर पार की रिश्तेदारी भी थी। ऐसी रिश्तेदारियों को हम ब्रांच लाइन कहा करते थे। उस लड़की का नाम तो कुछ और था, लेकिन मैं उसे मुन्नी कहा करता था क्योंकि जवानी में भी उसका चेहरा मासूम बच्चियों की मानिंद था। इश्क और मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी। मुन्नी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरी ख्वाहिश यही थी कि मेरी शादी उसी लड़की के साथ हो। लड़की लड़के की पसंद को गुनाह समझा जाता है। जिस मुल्क में हुकूमत भी बरादरी सिस्टम पर चल रही हो, वहाँ किसी की अज़दवाजी जिंदगी की खुशियों या बर्बादियों की कोई अहमियत नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि असम्बलियों में कौम के जो नुमाइंदे जाते हैं वो बरादरियों के जोर पर कामयाब होते हैं। बरादरी के बहुत से लोग खा उसे पसंद ही ना करें, उन्हें बरादरी के खड़पेंचियों का हुक्म मानना पड़ता है। बरादरियों के रिश्ते नाते भी इसी तरह से होते हैं। बाज वालदैन किसी और घराने को रिश्ता देना या लेना चाहते हैं, मगर रिश्तों का लेन देन रिश्तों की पिछली तारीख और लगे बंधे असूलों के मुताबिक होता है। जोड़ मिले ना मिले, शादी कर दी जाती है। यह भी देखा गया है कि लड़की लड़के से 3-4 साल बड़ी है या लड़की 13-14 साल की और लड़का 25-26 साल का है। इस हिसाब किताब के मुताबिक मुन्नी का रिश्ता मुझे मिल गया। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, मगर मेरी माँ की ख्वाहिश कुछ और थी। वो अपने भाई की बेटी को घर लाना चाहती थी। ये लड़की ना मुझे पसंद थी, ना मेरे वालिद साहब को। लड़की कोई ऐसी गई गुजरी तो नहीं थी। उसकी माँ बदनीयत और फसादन थी। बज़ाहिर खुशतबा थी, हंसती खेलती रहती थी, लेकिन उसकी मिसाल शहद की मक्खी जैसी थी, जो शहद तो देती है लेकिन डसती भी है। उस औरत की हंसी जहरीली थी। वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो मुझे अपना होने वाला दामाद समझती थी। एक वजह और भी थी कि वो मुझे क्यों पसंद करती थी। मेरे वालिद साहब की जायदाद मुझे मिल रही थी। हम बरादरी के खुशहाल लोगों में शुमार होते थे। मुन्नी का रिश्ता लेने के सिलसिले में मेरे वालिद साहब ने बरादरी की मखसूस सियासत की चाल चली थी। दो बुजुर्गों को दरे पर्दा अपने साथ मिला लिया था। उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि वो उसके भाई की बेटी को ही लाएंगे। माँ मुतमईन थी, मगर रिश्ता मुन्नी का लिया गया। मेरी माँ ने गम और गुस्से का मुजाहरा किया। वो बहुत भड़की। उसने मुन्नी के चाल चलन को भी मशकूक जाहिर किया। उसकी माँ को बेटी का दलाल कहा और जो मुंह में आया कह डाला। मेरे वालिद साहब तिबन भले मानस थे, लेकिन अपना फैसला मनवाना जानते थे। एक रोज उन्होंने मेरी माँ को गालियां दी और गुस्से से गरज गरज कर उसे चुप करवा दिया। माँ को चुप लग गई। उसके भाई की बीवी कभी कभी मुझे कहा करती थी कि बाप ने तुम्हें बहुत बुरे घर में फंसा दिया है और ये लड़की तुम्हें धोखा देगी। मैंने उसकी कभी नहीं सुनी थी।
हंस कर टाल दिया करता था। मेरी माँ चुप हुई तो वो भी चुप हो गई। फिर मैं मुन्नी को डोली में ले आया। लड़के की शादी की सबसे ज्यादा खुशी माँ और बहन को होती है। मेरी कोई बहन थी नहीं, छोटे भाई थे। वो अपनी भाभी की आमद पर बहुत खुश थे। मेरी माँ उदास या नाराज तो नहीं थी। उसने नए कपड़े और ढेर सारा जेवर पहन रखा था, मगर उसमें वो वालेहानापन नहीं था जो बहू के आने पर माँओं में देखने में आया करता है। मैं उस वक्त जवानी के आगाज में था, जब जज्बात गालिब होते हैं और दुल्हन के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। मैं दुल्हन में मगन हो गया। उसके साथ मैं रोमानी बातों के सिवा और कोई बात ही नहीं करता था। हर दूल्हा, खा वो कितना ही बदसूरत हो, अपनी दुल्हन से खा वो कितनी ही खूबसूरत हो, ये सुनने के लिए बेताब होता है कि दुल्हन उसे दुनिया का सबसे ज्यादा खूबरू मर्द समझती है और शादी से बहुत पहले से उसे चाहती है। मैं भी ऐसा ही दुल्हा था। बहुत दिन दुल्हन की जबान से यही सुनता रहा कि मैं उसकी पसंद का दुल्हा हूँ। मैंने उसके एवज उसे ये यकीन दिलाया कि मैं उसी को चाहता था। इजहार किए बगैर उसकी मोहब्बत को दिल में पालता रहा। मैंने उसे ये भी बता दिया कि उसे हासिल करने के लिए मेरे वालिद साहब ने एक सियासी चाल चली और मेरी माँ को धोखे में रखा। मैंने झूठ नहीं बोला था और मैंने मान लिया कि मैं उसने भी झूठ नहीं बोला। हम दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। मेरी यही ख्वाहिश होती थी कि मुन्नी मेरे पास बैठी रहे। उसकी हर चीज मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी बेसाख्ता हंसी तो मुझ पर वजद तारी कर दिया करती थी। वो बच्चों की तरह हंसा करती थी। हम दोनों समझ बैठे थे कि जिंदगी हंसी खेल का नाम है, काम करो और हंसो खेलो। मैंने ये रवैया इख्तियार नहीं किया था कि रोजमर्रा के कामकाज और जिम्मेदारियों से जी चुराओ और अज़दवाजी जिंदगी के रोमानी पहलू को ही सामने रखो। मेरा काम आसान नहीं था। ज़ेरे काश्त ज़मीन और मज़ारों की निगरानी और दूसरे जायदाद की देखभाल बहुत मसरूफ़ रखती थी। वालिद साहब को मैं फारिग कर देना चाहता था। इस मुशक्क़त से फारिग होकर जब मैं घर आता था, तो मुन्नी मेरे नहाने के लिए गुसल खाने में पानी रखती, छाछ या दूध का प्याला मेरे सामने ला कर रखती। मैं कमरे में बैठ जाया करता था ताकि मुन्नी मेरे पास आकर बैठ जाए। वो मेरा मुतालबा जान गई थी, इसलिए पूरा करती थी। मेरा सर सहलाती, बच्चों की तरह गाल मेरे गाल से लगाती। मैं ताज़ा दम हो जाया करता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये मैं था जो मुन्नी को अपने कमरे में दिन के वक्त भी बिठा लिया करता था। मुन्नी ने मुझे कभी नहीं कहा था कि आओ कमरे में चलकर बैठते हैं। अज़दवाजी जिंदगी का 5वां या छठा महीना था। मुन्नी का रवैया बदलने लगा। वो हंसती तो थी, मगर उसकी हंसी बुझी बुझी सी नजर आने लगी। एक रोज मैं बाहर से आया तो मुन्नी के बजाय माँ दूध का प्याला लेकर आई। मैंने पूछा, मुन्नी कहाँ है? माँ ने बुड़बुड़ा कर कुछ कहा जो मैं समझ ना सका। माँ बुड़बुड़ाई और कमरे से निकल गई। मुझे शक हुआ, जैसे माँ ने कोई शिकायत की हो। मैं परेशान सा हो गया। मुन्नी को मैंने सहन में गुसल खाने की तरफ जाते देखा। वहां से वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, नहाएंगे? आज किसी बहुत जरूरी काम में मसरूफ हो? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया। अम्मी ने कहा था कि ट्रंकों से गर्म कपड़े निकाल कर धूप में फैला दो। आओ, बैठोगी नहीं? मैंने कहा। नहीं, उसने जवाब दिया। अम्मी ने कहा है कि कोठे से कपड़े उतार कर लाओ, वो ले आऊं? तय करते, ट्रंकों में रखते रात हो जाएगी। कपड़े लिया, ऊपर से मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। मुन्नी ये हुक्म सुनते ही ऊपर चली गई। मैंने उस रोज अपने रोजमर्रा मामूल में ये कमी महसूस की कि मुन्नी मेरे पास बैठी नहीं। मेरी हालत उस अफीमी जैसी हो गई जिसे अफीम ना मिली हो। मैंने बिल्कुल महसूस नहीं किया कि मेरी अज़दवाजी जिंदगी में दिक के जरासीम दाखिल हो चुके हैं। मैंने रात को ये अहमकाना हरकत की कि मुन्नी से रूठ गया और वो बहुत देर मुझे मनाती रही। नौजवानी में हर कोई ऐसे ही करता है। मुन्नी ने मुझे नसीहत के लहजे में कहा, अब हमें एक दूसरे के साथ हर वक्त चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। मुझे अब घर के सारे काम संभाल लेने चाहिए। अम्मी अकेली लगी रहती हैं। मुझे उसकी यह नसीहत अच्छी ना लगी। मैंने उसे कहा कि उसे सारी उम्र घर ही तो संभालना है। बच्चे पैदा होने तक उसे मेरा ख्याल वैसे ही रखना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। वो थोड़ी देर संजीदा रही, फिर हंसने लगी और गिले शिकवे रफा हो गए। मगर उस रोज के बाद उसने मेरे पास दिन के वक्त कमरे में बैठना छोड़ दिया। मैंने उसका ये रवैया कबूल नहीं किया। दिन गुजरते गए और वो मुझसे दूर हटती गई। सारी रात वो मेरे पास होती थी। उसकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन दिन के वक्त उसका मेरे पास आकर पहले की तरह ना बैठना मुझे बहुत बुरा लगता था।
میں نے उसे हुक्मन अपने पास बिठाने की कोशिश की तो उसने हंसकर टालना शुरू कर दिया। मुझे गुस्सा आने लगा और एक रात वो मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे कहा कि वो रात को मुझसे दूर रहा करे। उसने जब देखा कि मैं गुस्से से बेकाबू हुआ जा रहा हूं तो उसने कहा, मुझे ये बता दें कि मैं आपका हुक्म मानूं या आपकी अम्मी का। वो कहती हैं कि हर वक्त उसके यानी मेरे साथ कमरे में ना घुसी रहा करो। आपके आने का वक्त होता है तो वो मुझे किसी ना किसी काम में लगा देती हैं। उनकी बात ना मानूं तो वो नाराज होती हैं। आपकी ना मानूं तो आप खफा हो जाते हैं। मुझे तो दोनों को राजी रखना है। दिन को मुझे उनके साथ रहने दें, रात आपकी है। मुन्नी के लहजे में कुछ और ही किस्म की संजीदगी थी जो मैंने उसमें पहले नहीं देखी थी। मैं उसकी पोजीशन समझ गया, ये उसकी मजबूरी थी जिसे मैंने कबूल कर लिया। मुझे ये ख्याल भी आ गया कि मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब मुझे और मुन्नी को साबित करना था कि रिश्ता यही बेहतर था जो हमने उसकी मर्जी के खिलाफ किया है। मैंने मुन्नी से कहा कि वो मेरी माँ का ज्यादा ख्याल रखे और उसे शिकायत और खफगी का मौका ना दे। 10-12 रोज के बाद का वाकया है कि मैं घर आया तो छोटे भाई ने मुझे बताया कि आज मेरी माँ और मुन्नी में तू मैं हुई है। वालिद साहब घर में नहीं थे। मुन्नी से रात को पूछा तो उसके आंसू निकल आए। वो कुछ बता नहीं रही थी। मैंने गुस्से से पूछा तो उसने कहा कि मैं उसकी जबान से अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनना गवारा नहीं करूंगा। बहुत कोशिश के बाद उसने ऐसी बातें बताई कि मेरा खून पहले तो उबला, फिर जैसे रगों में जम गया हो। अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास बैठा करूं, मुन्नी ने कहा। उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता कि आप मुझ में इतनी ज्यादा दिलचस्पी लें जितनी आप लेते हैं। क्या अम्मी ने तुम्हें साफ कहा है कि तुम मेरे पास ना बैठा करो? मैंने पूछा। नहीं, मुन्नी ने कहा। ऐसी बातें साफ साफ नहीं की जाती, ये समझनी पड़ती हैं। आप अम्मी से पूछें कि उन्हें मेरे खिलाफ क्या शिकायत है। वो कोई ठोस शिकायत नहीं कर सकेंगी। वो गोल गोल बातें करती हैं, ताने देती हैं, मुझ पर यह जाहिर करने की कोशिश करती हैं कि मैं फूहड़ और बुद्धू हूँ। आज उन्होंने मुझे यहाँ तक कह डाला कि तेरी माँ में शर्मो हया होती तो वो तुझे बताती कि शरीफ लड़कियां कैसी होती हैं। मुख्तसर ये कि मेरी माँ ने मुन्नी को ताने दिए और वजह पैदा करके मुन्नी को लड़ाई झगड़े पर मजबूर किया। मुन्नी बर्दाश्त ना कर सकी। मेरी माँ तो गोल मोल बातें कर रही थी। मुन्नी ने उसे साफ साफ सुना डाली। मैंने मुन्नी से कहा कि वो बर्दाश्त करने की कोशिश करे, मगर मुन्नी ने बताया कि वो कई महीनों से बर्दाश्त कर रही है। वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। उसने मुझे इल्तजा के लहजे में कहा कि मैं माँ से पूछ कर उसे बताऊं कि उसे मुन्नी के खिलाफ क्या शिकायत है, ताकि वो आइंदा शिकायत का मौका पैदा ना होने दे। मैंने माँ के पास बैठकर और बरखुरदारी से पूछा कि आज मुन्नी ने क्या किया है। माँ ने पहेलियों की जबान में बातें शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ भी नहीं समझा। माँ ने कहा कि अब तू मेरी कैसे समझेगा? तूने अपने ऊपर जिसका जादू सवार कर लिया है, उसने तुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि तू कुछ समझ सके। माँ रूठती चली गई। उसकी गोलमोल बातों से पता चलता था कि जैसे मुन्नी से कोई बड़ा ही घिनौना और नाकाबिले माफी जुर्म सरजद हो गया हो। मैं परेशान हो गया। माँ बता नहीं रही थी कि वो जुर्म क्या है। मैंने वालिद साहब से बात की। उन्होंने बताया कि मुन्नी का जुर्म यह है कि वो तुम्हारी बीवी बनकर आ गई है। तुम्हारी माँ अपने भाई की बेटी को लाना चाहती थी। अब वो इस कोशिश में है कि मुन्नी को इतना परेशान किया जाए कि वो भाग जाए। आप अम्मी को समझाएं कि मुन्नी आ चुकी है। मैंने कहा, उसे मैं तलाक देकर अपने मामू की बेटी को नहीं ला सकता। तुम्हारी माँ जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वालिद साहब ने कहा। लेकिन हमारी औरतें दिल के छालों का इलाज ऐसी ही बातों से किया करती हैं जैसे तुम्हारी माँ कर रही है। मेरी माँ ना समझ सकी कि वो अपने बेटे की खुशियां को तबाह कर रही है। मेरी मोमानी मेरी माँ से ज्यादा चालाक औरत थी। वो मेरे साथ बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन मेरी शादी मुन्नी से हो गई तो मोमानी का प्यार भी खत्म हो गया। मामू भी मुझसे कुछ खिंचा खिंचा रहता था। मेरी माँ उसके घर जाती थी और जब मोमानी हमारे यहाँ आती तो मेरी माँ के पास बैठी खुसर फुसर करती रहती थी। मेरी माँ का रवैया बिगड़ता गया और घर में आए दिन माँ और मुन्नी की तुर्श कलामी होने लगी। मेरी अज़दवाजी जिंदगी का 1 साल पूरा हो चुका था। मेरी इतनी अच्छी अज़दवाजी जिंदगी आसेब ज़दा हो गई थी। मुन्नी की हंसी खत्म हो गई। मेरे दिल में रोमान मर गए। माँ और मुन्नी की बोलचाल बंद हो चुकी थी। अब मुन्नी पर यह इल्जाम आयद हो गया कि 1 साल गुजर गया है और उसमें बच्चा पैदा होने के आसार जाहिर नहीं हुए।
मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि मुन्नी में मां बनने के आसार क्यों जाहिर नहीं हुए। मैं मुन्नी को बहलाता रहता था। उसने अपने मैके कुछ ज्यादा ही जाना शुरू कर दिया था। मैंने उसे इजाजत दे रखी थी कि जब कभी उसका दिल उदास हो वो अपने घर चली जाया करे। उसका मैका घर दूर नहीं था, दूसरी गली में तो था। एक रोज मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि औरतों में मशहूर हो गया है कि मुन्नी जो दूसरे तीसरे दिन अपने घर चली जाती है, वो एक आदमी की खातिर जाती है जिसका उसके घर में खुला आना जाना है। उस आदमी को मैं जानता था, अच्छे चाल चलन का नहीं था। उसकी शक्लो सूरत और उसके जिस्म में खासी कशिश थी। खाविन को यह बताया जाए कि उसकी बीवी किसी और में दिलचस्पी लेती है तो वो मरने मारने पर उतर आता है। यही हालत मेरी हो गई। मैं जवान था, मैं माली और जिस्मानी लिहाज से कमजोर नहीं था। मैंने तय कर लिया कि मुन्नी को कुछ कहने के बजाय अपने तौर पर तफ्तीश करूंगा, और ये बात अगर सच निकली तो मैं उन दोनों को कत्ल कर दूंगा। 2-3 रोज के बाद एक रात मुन्नी ने मुझे कहा, मैं आपको भी बुरी लगने लगी हूं। अगर तुम्हारा दिल मुझसे फिर नहीं गया तो अपने दिल से पूछो। मैंने कहा, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुमने ये शक क्यों जाहिर किया? उसने एक औरत का नाम लेकर कहा, आप उससे मिलते मिलाते हैं। तुम्हें किसने बताया है? मैंने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें गुस्सा था। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। आपको अम्मी ने मुझसे बदजन कर दिया है। बेहतर यह है कि आप मुझे तलाक दे दें, उसने कहा। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन वो ना मानी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसे अभी बताना नहीं चाहता था कि उसके मुतल्लिक क्या मशहूर हो गया है। मैंने गुस्से से बेकाबू होकर उसे कह दिया, तुमने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया है। मैं अंधा और बहरा नहीं, सब देखता और सुनता हूँ। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर दबी दबी जबान में बोली, ये आपने क्या कह दिया? वही कहा जो तुमने मुझे कहा है, मैंने कहा। उसके मुंह से सिसकी की तरह ऊह निकली और उसके आंसू बहने लगे। मैं मर्द था, खाविन था। मर्द जब खाविन बन जाता है तो बीवी को अपनी लोंडी समझने लगता है। मैं उस पर बरसने लगा, उसकी जबान बंद हो गई। मेरे खिलाफ आपने क्या सुना है? उसने पूछा। मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं, मैंने कहा। तुम्हें बता दूंगा। उस रात हम अपने कमरे में अपने अपने पलंग पर इस तरह सोए जैसे किसी सराय में एक दूसरे के लिए अजनबी दो मुसाफिर रात गुजारने के लिए इकट्ठे हो गए हों। मैंने सुबह उठकर ना उससे कोई बात की ना माँ से, और मैं बाहर निकल गया। मेरे सामने अब दो मसले थे। एक ये कि मुन्नी और उसके चाहने वाले की सुराग रसानी करनी थी, और दूसरे ये मालूम करना था कि मुन्नी ने मुझ पर उस औरत से ताल्लुक पैदा करने का इल्ज़ाम क्यों आयद किया है। इस किस्म के माहौल में जो हमारी माओं मुमानियों वगैरह ने पैदा कर रखा है और जिसे वो बरादरी की पुश्त पनाही हासिल है, इंसान ऐसे ही मसलों को अहमियत दिया करता है जैसे मैंने अपने सामने रख लिए थे, और सोचने का अंदाज भी यही होता है जैसा मेरा था। अक्लमंद लोग ऐसी सूरत हाल में यूं करते कि ठंडे दिलो दिमाग से मालूम करते कि मेरे और मुन्नी के खिलाफ ये बहतान कहाँ से उठे हैं। दरे पर्दा या खुले बंदों तफ्तीश की जाती, मगर मैं चार दीवारी की दुनिया के मर्दों की तरह गुस्से में आ गया। मैं बर्दाश्त ना कर सका कि मेरी बीवी मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम आयद करे। मुझे जिस औरत के साथ मंसूब किया गया था वो खूबसूरत और जवान औरत थी। उसका खामिंद भला मानस और इबादत गुजार था। बीवी ने उसे गुलाम बना रखा था। वो कोई ऐसी खराब औरत नहीं थी, लेकिन मुंह फट और हंसोड़ थी। मर्दों के साथ मजाक करने और फुबतियां कसने से भी नहीं डरती थी। शादी किसी की भी हो, कोई बुलाए या ना बुलाए, वो जा पहुंचती और महफिल की रौनक बन जाती थी। नाचती थी, गाती भी थी और ढोलक भी बजाती थी। चार दीवारी की दुनिया में ऐसी औरत बदनाम हो जाया करती है। बीवियां अपने खाविंदों पर नजर रखती हैं कि उस औरत के साथ बात ना करें, और मर्द उस औरत के साथ दोस्ती करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो जिस किसी को धुतकार देती है वो उसे बदनाम करता है। मेरा उस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी आदतों की वजह से मैं उसे पसंद जरूर करता था। मैंने मुन्नी को यकीन दिलाने के बजाय उस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया और इरादा कर लिया कि उसके खिलाफ तहकीकात करूंगा। इसका नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों में मेरी और मुन्नी की अनबन हो गई। मेरी माँ का रवैया ये हो गया कि मुन्नी के सामने मुझे डांट देती कि मैं अपनी बीवी को बिला वजह परेशान करता हूँ, मगर अकेले मुझे मुन्नी के खिलाफ भड़काती। उसका भड़काने का अंदाज ऐसा था कि मैं उसका कायल हो जाता था। आखिर बच्ची है, माँ कहा करती।
उस मस्टंडे बदमाश की बातों में आ गई है। लड़की बुरी नहीं, उसकी माँ बहुत खराब औरत है, इसीलिए मैं वहां से रिश्ता नहीं लेती थी। तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो, गुस्सा भी ना किया करो, खुद ही समझ जाएगी। है तो ये बेगैरती, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत है। अंदर अंदर समझ जाए तो अच्छा है। इस तरह मेरी माँ मुन्नी की तारीफ भी किया करती और ये भी कहती कि वो उस मस्टंडे बदमाश के साथ गुमराह हो गई है। मैं मर्द था, मैं अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैंने दिल ही दिल में मुन्नी को तलाक दे दी और उसे उस आदमी के साथ मौके पर पकड़ने की तरकीबें सोचने लगा। मेरे दिमाग में कत्ल समा गया था। मुमानी आती तो वो भी मुझे माँ की तरह भड़काती थी। उसने अभी तक अपनी बेटी का रिश्ता किसी को नहीं दिया था। उसके भड़काने का अंदाज मेरी माँ जैसा प्यारा होता था। मेरे वालिद साहब को तो चुप ही लग गई थी। माँ उन्हें भी मुन्नी के खिलाफ भड़काती रहती थी। कभी कभी वो मुझे कहते थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ये तूफान कहाँ से उठा है और इसमें सच्चाई कितनी कुछ है। एक रोज मुन्नी मेरे साथ लड़ झगड़ कर मैके चली गई। कुछ देर के बाद उसकी माँ हमारे घर आई। उसने सहन में खड़े होकर मेरी माँ को, मेरे वालिद साहब को और मुझे जो सुनाई वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बेटा तुम्हारा बदकार और बदमाश है और तुम मेरी बेटी पर तोहमत लगाते हो। आओ बरादरी में बैठकर बात करो। तुमने मुझ पर बदकारी और बदमाशी की तोहमत लगाई है। उसने हम सबको कंजर और बदकार तक कह डाला। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरी मुमानी भी आ गई। उसने मेरी माँ के कंधे से कंधे मिलाकर मेरी सास का मुकाबला किया। ये गालियों, तानों और इल्जामात का तबादला था। मुझे गुस्सा आया तो मैं बेकाबू हो गया। मैंने उठकर सास को धक्के दिए और उसे बाहर निकाल दिया। वो गई तो मेरा ससुर, उसके दो बेटे और बेटों का एक चचा आ गए। उन्होंने मेरे दरवाजे पर आकर मुझे ललकारा। मैं कुल्हाड़ी लेकर निकला। मेरे साथ सिर्फ वालिद साहब थे। वो लाठी लेकर निकले। लोग दौड़े आए। अगर लड़ाई हो जाती तो मैं और मेरे वालिद साहब बुरी तरह पिट जाते। लोगों ने दरमियान में आकर खून खराबा कर दिया। बरादरी ने दस्तूर के मुताबिक सुलह सफाई के लिए पंचायत बिठाई। हम सबको बुलाया गया। बरादरियों में उस राजीनामे को कबूल नहीं किया जाता जिसमें किसी को सर झुकाना पड़े। राजीनामे के लिए दोनों फरीकैन तैयार होते हैं, मगर सर झुकाने और अपनी गलती या ज्यादती को तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। मेरा और मेरे ससुराल का रवैया यही था। एक दूसरे पर इल्जाम आयद किए गए, महफिल गर्म हो गई, जबानी कलामी खूब लड़ाई हुई। ये किसी ने भी ना कहा कि पहले ये तफ्तीश कर ली जाए कि मेरे और मुन्नी के मुतल्लिक बदचलनी की जो बातें मशहूर हैं उनमें कुछ सदाकत है या नहीं। पंचायत के बुजुर्ग आसमान से तो उतरे नहीं थे, उसी बरादरी के थे। उनके अपने तासुबात भी थे, उनकी अपनी सियासत थी। वो सच्चे दिल से राजीनामा करवाने के लिए तैयार नहीं थे। सुलह सफाई के बजाय जबानी लड़ाई हुई और पंचायत बर्खास्त हो गई। गलत फहमियां और शकूक दुश्मनी की सूरत इख्तियार करते गए। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुन्नी मेरे घर में आए या मैं उसे लेने जाऊं। मेरी इतनी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी तबाह हो गई। मेरी माँ ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी जवानी तबाह ना करूं और दूसरी शादी फौरन कर लूं। उसने कहा, मैं दुश्मनों के मुंह पर हाथ फेर कर बताऊंगी कि मेरे बेटे के लिए नेक और शरीफ रिश्तों की कमी नहीं। इसी किस्म की बातें कर कर के माँ मुझे ससुराल से इंतकाम लेने के लिए तैयार करने लगी। वालिद साहब भी मेरी माँ की बातों में आ गए। एक रोज एक औरत ने मेरी माँ से कहा कि मुन्नी की माँ और उसका बाप और उसके भाई कहते हैं कि देखेंगे कि बरादरी का कौन सा घर उसे रिश्ता देगा। मुझे बताया गया कि वो ये भी कहते हैं कि इस बदकार खानदान में कोई शरीफ घराना अपनी बेटी नहीं देगा। मुझे तैश आ गया। मैंने इरादा कर लिया कि फौरन दूसरी शादी करूंगा। माँ ने कहा कि उसके भाई ने अपनी बेटी मेरे लिए रखी हुई है। उधर से मुझे चैलेंज मिलने लगे। आप जानते होंगे कि चैलेंज किस तरह मिला करते हैं। ये बराह रास्त नहीं आया करते। जो बात अपने दुश्मनों के कानों तक पहुंचानी होती है वो मोहल्ले बरादरी की एक दो औरतों से कह दी जाती है और साथ ये भी कहा जाता है कि अपने तक ही रखना, उन तक ना पहुंच जाए। मकसद यही होता है कि उन तक जरूर पहुंचे। ये औरतें ये बात हर घर में सुनाती और ये जरूर कहती हैं कि अपने तक ही रखना। अपने तक ही रखने वाली बात आम बातों की निस्बत जल्दी, बल्कि बहुत जल्दी फैलती है। यूं समझिए जैसे आपने अखबार में खबर छपवा दी हो। इसी तरह मोहल्ले बरादरी की औरतों की जबानी ससुराल के चैलेंज हमारे घर तक पहुंचने लगे।
میری ماں اور مومانی نے مجھے کہا کہ انہیں شادی کر کے دکھا دو۔ بعض اوقات مجھے منی یاد آتی تو میرے دل کو بہت دکھ ہوتا، مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے اس کے خلاف میرے دل میں کوئی دشمنی نہیں اور اس کی محبت میری روح میں محفوظ ہے۔ مگر اچانک یاد آ جاتا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور پھر مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے، تو میرا دل کسی بڑے ہی سخت شکنجے میں جکڑا جاتا۔ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی طرف سے جب چیلنج ملنے لگے کہ ہماری لڑکی کو طلاق دے کر دیکھ لے اسے کون اپنی بیٹی دیتا ہے، تو میں نے منی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں منی کو طلاق نہیں دے سکوں گا، اپنے سینے سے دل نکال کر کسی کتے کے آگے نہیں پھینک سکوں گا۔ سوچتے سوچتے 3 4 مہینے گزر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں طلاق نامہ لکھنے کی ہمت نہیں تھی، اور جب یہ خیال آتا تھا کہ جسے میں نے دل کی ملکہ بنایا تھا اس کی راتیں اب کسی اور کے ساتھ گزریں گی، تو میں بےتاب ہو کر ارادہ کر لیتا تھا کہ منی کو طلاق کے بجائے زہر دے دوں گا اور خود بھی زہر کھا لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آ جاتا کہ وہ تو بے وفا ہے۔ اس خیال سے مجھے سہارا ملتا اور یہ خوشی بھی کہ وہ دوسرے خاوند کو بھی دھوکہ دے گی اور خوب بدنام ہوگی۔ آخر مجھ سے طلاق لکھوا لی گئی۔ میں نے طلاق نامہ بمائے حق مہر اور کچھ فالتو رقم اپنی سسرال بھیج دیا۔ انہوں نے طلاق نامہ رکھ لیا، حق مہر کی رقم اور فالتو رقم اس پیغام کے ساتھ واپس کر دی کہ ہم نے لڑکی بیچی نہیں تھی، نہ ہم تمہاری رقم کے بھوکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ تانے بھی بھیجے۔ اگر میں مالی لحاظ سے یا جائیداد کے لحاظ سے کمزور گھرانے کا آدمی ہوتا تو برادری میرا جینا حرام کر دیتی۔ میرے والد صاحب کی مالی حیثیت نے کسی کو بولنے نہ دیا۔ اب ماں اور مومانی میرے پیچھے پڑ گئیں کہ میں فوراً شادی کر لوں تاکہ دشمن یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ مومانی کی بیٹی میری ہم عمر تھی، منی جیسی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اس کی شکل و صورت اور قد بت میں کشش بہت تھی۔ ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی۔ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا کہ اب یہ لڑکی اس کمرے میں دلہن بن کر آئے گی جس میں منی آئی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں ماں اور مومانی کو آج کل پر ٹالتا رہا۔ میرے دل اور دماغ پر وہ آدمی بھی سوار تھا جس کے متعلق مشہور کیا گیا تھا کہ اس کے منی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اسے میں قتل کروں گا۔ دوست مجھے روکتے تھے، کہتے تھے کہ منی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور تم نے اسے طلاق دے دی۔ اب کوئی شریف اور باعزت گھرانہ اس کا رشتہ قبول نہیں کرے گا، وہ ساری عمر پچھتائے گی۔ میری اس سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ منی کو طلاق دے کر میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہا تھا۔ میری ماں اور مومانی نے منی کے خلاف پروپوگنڈا تیز کر دیا تھا تاکہ ہر کسی کو پتا چل جائے کہ منی بدماش لڑکی ہے اور کسی باعزت گھرانے کے قابل نہیں۔ طلاق دینے کے 3 4 روز بعد کا واقعہ ہے۔ میں شام کے وقت اپنے کھیتوں سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں وہ آدمی کھڑا تھا جس کے ساتھ منی کے تعلقات بتائے گئے تھے۔ وہ میرا ہم عمر تھا لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ خوبرو اور بے خوف آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں خالی ہاتھ تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا چلتا آیا کہ میں اسے خالی ہاتھ کسی طرح ختم کر سکتا ہوں۔ اس کی بھی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ میرے راستے میں رکا کھڑا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے روک لیا اور بولا، کئی مہینوں سے سن رہا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو گے۔ میں ہر روز اور ہر رات تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم رات کو مجھے سوتے میں قتل کرنے آؤ گے۔ تم نہ آئے تو آج تمہیں ادھر آتے دیکھا تھا۔ تمہارے لیے ہی یہاں کھڑا ہوں۔ قتل کرنا چاہو تو کر لو، لیکن میرے دوست، قتل کرنے کے لیے شیر کا دل چاہیے۔ میں ابھی کچھ بولا بھی نہیں تھا، اس نے اپنے کرتے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ناف سے لمبا سا چاقو نکال لیا۔ اس نے چاقو کھولا۔ میں خالی ہاتھ تھا۔ مجھے چاقو سے بچنا، اس سے چاقو چھیننا اور اسے قتل کرنا تھا۔ میں یہ کہہ کر 2 قدم پیچھے ہٹا، آ جاؤ اور دیکھو کہ شیر کا دل کس کے سینے میں ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، بے وقوف انسان، یہ لو چاقو اور مجھے قتل کر دو۔ میں تمہیں نہیں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یہ لو چاقو۔ اس نے چاقو میرے پاؤں میں پھینک دیا۔ میں نے چاقو کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے چاقو نہیں اٹھایا۔ اس نے مجھے بے وقوف انسان کہا تھا۔ میں واقعی بے وقوف بن گیا تھا۔ میں بزدل نہیں تھا، مگر میں اپنے آپ میں بزدلی محسوس کرنے لگا۔ عورتوں کی باتوں پر کان دھرنے والے مرد عورتوں سے بدتر ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ تم تو ایسے نہیں تھے، لیکن ماں اور مومانی نے تمہیں ہیجڑا بنا دیا۔
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ज़ोहरा यानी मुन्नी को तलाक दोगे। तुमने अपनी अकल और अपनी मर्दानगी औरतों के कदमों में रख दी और एक नेक और पाक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। तुम तो उसे नेक पाक ही कहोगे। मैंने कहा, उस घर में तुम्हारी ऐश बन रही है। वो गरज कर बोला, तुम बकवास करते हो, तुम मर्द नहीं हो, हिजड़े हो। ज़ोहरा मेरी मुंह बोली बहन है। ये हक मेरा है कि मैं तुम्हें कत्ल करूं। तुमने मेरी बहन को बदनाम किया है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं ताकि तुम धोखे में ना मारे जाओ। ना ज़ोहरा बदचलन है, ना तुम। ना ज़ोहरा ने तुम्हें धोखा दिया है, ना तुमने उसे धोखा दिया है। मुझे उम्मीद थी कि तुम समझ जाओगे। तुम तो अपने आप को बड़ा अक्लमंद और जवां मर्द समझते हो, मगर तुम में अकल भी नहीं और दलेरी भी नहीं। अगर तुम में दलेरी होती तो अपनी माँ का मुंह बंद करते। मैं उसकी बातों से हैरान हुआ जा रहा था। वो मुझे भी बेगुनाह कह रहा था और मुन्नी को भी। मैंने उसे कहा, तुम लड़ना चाहते हो या मुझे कुछ समझाना चाहते हो? मैं दोनों काम कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। अगर सच्ची बात सुनना चाहते हो तो मेरे पास बैठ जाओ, चाकू उठा लो और अपने हाथ में रखो। मुझे कुछ बातें उस वक्त मालूम हुई हैं जब तुम जोहरा को तलाक दे चुके थे। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि जोहरा के दिल में तुम्हारे खिलाफ किसने शक डाला था, तो मैं तुम्हें बता देता और तुम जोहरा को तलाक ना देते। ये बशीरा का काम है। बशीरा वो औरत थी जिसके मुतल्लिक मुन्नी ने मुझ पर तोहमत लगाई थी कि मेरे उसके साथ ताल्लुकात हैं। तुम जानते हो वो आसमान से तारे तोड़ लाने वाली औरत है, उसने कहा। उसे तुम्हारी मुमानी ने उजरत देकर कहा था कि वो जोहरा के कान में डाल दें कि उसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं। बशीरा ने अपनी एक हमराह सहेली से कहा कि वो जोहरा से कहे कि उसके खाविंद पर बशीरा का कब्जा है। उस सहेली ने दोस्ती का हक अदा किया और जोहरा को ये बात बताई। जोहरा ने बशीरा से पूछा। बशीरा को खासी रकम मिली हुई थी। उसने जोहरा से कहा था कि तुम्हारा खामिद मुझ पर जान छिड़कता है। जोहरा ने अपनी माँ को बताया। माँ ने एक और औरत को बताया और बात फैल गई। जोहरा को हर औरत की जबान से यही अल्फाज सुनाई देने लगे कि उस लड़की का खामिद बशीरा के कब्जे में है। इससे पहले तुम्हारी माँ और मुमानी ने यह झूठी खबर फैला दी थी कि जोहरा के ताल्लुकात मेरे साथ हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जोहरा के दोनों भाई मेरे कितने गहरे दोस्त हैं? इतने गहरे दोस्तों की बहनें अपनी सगी बहनें होती हैं। जोहरा मेरी मुंह बोली बहन है और वो मुझे अपना सगा भाई समझती है। मैं उनके घर जाता हूँ, लेकिन तुम कभी ये आकर तो देख लेते कि मैं जोहरा के पास जाता हूँ या उसके भाइयों के पास, और जोहरा के घर में मैं और उसके भाई बैठते कहाँ हैं। बशीरा ने ये अफवाह फैलाई कि जोहरा का खामिद बशीरा का मुरीद हो गया है, इसलिए जोहरा ने अपनी दोस्ती लगा ली है। तुम जानते हो कि लोग किसी की बदनामी की खबर सुनकर ये नहीं कहा करते कि ये खबर गलत भी हो सकती है। वो उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसे और ज्यादा लजीज बनाते और उसे और ज्यादा फैलाते हैं। तुम्हारे और जोहरा के मामले में भी लोगों ने यही किया। तुमने जोहरा को बताया है कि मुझे बशीरा ने बदनाम किया है? मैंने पूछा। अगर जोहरा के साथ मेरी दोस्ती होती तो मैं उसे बताता, उसने कहा। मैंने उसके भाइयों को और उसकी माँ को बता दिया है, लेकिन अब बताने से क्या हासिल? तुम जोहरा को तलाक दे चुके हो। मैं तुम पर किस तरह यकीन कर सकता हूँ? मैंने पूछा। तुम किस तरह साबित कर सकते हो कि जोहरा के साथ तुम्हारा दरे पर्दा ताल्लुक नहीं था? वकीलों की तरह बातें ना करो, उसने बशीरा जैसी एक जवान औरत का नाम लेकर कहा। मेरी उसके साथ दोस्ती है। लोग ठीक कहते हैं कि मैं बदमाश हूँ। ये औरत बशीरा के सीने में छुपे हुए राज जानती है। बशीरा ने उसे बताया था कि उसने तुम्हें और जोहरा को फाड़ दिया है। उस औरत ने मुझे उस वक्त बताया जब तुम तलाक दे चुके थे। उससे मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि देखो, दोनों बेकसूर थे मगर उजाड़ दिए गए। फिर उसने मुझे सारी बात सुना दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा। मैं बशीरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कत्ल करना है तो अपनी माँ और मोमानी को कत्ल करो, उसने कहा। तुम्हारी माँ अपने भाई की बेटी को घर लाना चाहती है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे सुन लो कि तुम्हारी मामूजात कैसी लड़की है। वो कुंवारी नहीं। सबूत चाहते हो तो उसे एक आदमी के साथ दिखा दूंगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा। उसने मुझ पर साबित कर दिया कि मेरी मामूजात शरीफ लड़की नहीं। मैंने चाकू उस आदमी के हवाले किया, वहां से उठा और सर झुकाकर चल पड़ा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, जहां बुलाओगे आऊंगा। चाहो तो बशीरा को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा।
رات کو ماں نے مجھے کہا کہ اس کا بھائی آج بھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ میری ماں نہ ہوتی تو میں وہیں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے کہا، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ ماں کی آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ میں ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے پہلے تو مجھے پیار سے سمجھایا، پھر اس کے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ واہی تباہی بکنے لگی۔ میرے والد صاحب دوڑے آئے۔ میری ماں نے انہیں کہا کہ یہ لڑکا برادری میں ہمیں ذلیل کروانے پر تلا ہے۔ ماں روئے جا رہی تھی۔ ابا جان، آپ بچے تو نہیں، میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ امی اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی۔ انہوں نے منی کو طلاق دلا کر اپنی خواہش پوری کی ہے۔ میری ماں چیختی چلاتی رہی، وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ میں نہ بولوں۔ میں نے جو چوٹ کھائی تھی اس نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میرے دل میں اب کسی کا احترام نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ میں نے کہہ سنایا اور کہا کہ میں بشیرہ کو یہاں لا کر اس کے منہ سے یہ باتیں کہلواؤں گا۔ میں نے یہ بھی کہا، اگر مجھے اس گھر میں دیکھنا چاہتے ہو تو ممانی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ میں نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ بشیرہ معمولی سے گھرانے کی عورت تھی۔ اس کی ذات ہم سے کم تھی، اس کے خاوند کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ شریف آدمی تھا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ بشیرہ اکیلی مل گئی، مجھے دیکھ کر جیسے خوشی سے اچھل پڑی ہو۔ وہ تو میری بلائیں لینے پر آ گئی تھی۔ بشیرہ، میں نے اسے کہا، صاف صاف بتا دو کہ میرا گھر اجاڑنے کے تمہیں کتنے پیسے ملے ہیں۔ اگر جھوٹ بولو گی تو تمہاری اور تمہارے خاوند کی اتنی بے عزتی ہوگی کہ تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ وہ چالاک عورت تھی، اس نے بھانپ لیا تھا کہ میں ٹلنے اور بخشنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے مجھے بٹھایا۔ اس کے پاس کوئی جادو تھا جس نے مجھ پر اثر کیا۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن سارا الزام میری ماں اور مومانی پر عائد کیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ بھی منی کو بدنام کرتی رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ محلے کی ہر عورت نے ایسی باتیں کی ہیں جو وہ کہتی رہی ہے۔ اس نے بھی مومانی کی زبانی یہ باتیں سنی تھیں۔ اس نے کہا، میں چونکہ غریب عورت ہوں اور میرا خاوند تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے تم اس طرح میرے گھر میں آ دھمکے ہو جیسے مجھے قتل کر دو گے۔ تم اپنی ذات برادری کی حویلیوں میں کیوں نہیں جاتے؟ اپنی عورتوں کے منہ کیوں نہیں بند کرتے؟ تم میں اتنی ہمت اور جرت ہی نہیں؟ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ میں نے اونچی ذات والوں کی طرح حکم دیا۔ تم ابھی بچے ہو، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارا روب قائم رکھوں۔ تم اپنا روب خود گنواؤ گے۔ ذرا اپنی ذات کی حویلیوں میں دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے۔ اپنے ماموں کی بیٹی کی عشق بازیاں مجھ سے سنو۔ کہو گے تو اسے موقع پر ایک آدمی کے ساتھ تمہیں دکھا دوں گی۔ اگر مجھ پر دھونس چلاؤ گے تو میں تمہارے ابا جان کو منہ پر چل کر بتاؤں گی کہ تم لوگ کتنے نیک اور پاک ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، لیکن میں نے اپنا روب قائم رکھنے کے لیے کہا، کیا بکواس کرتی ہو؟ تمہارے گھر میں اس روز کوئی نہیں تھا جس روز میں وہاں گئی تھی۔ اس نے کہا، تمہارے ابا جان اکیلے تھے، تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے پکڑ لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے 20 روپے دیے جو میں نے لے لیے۔ چودھری صاحب اپنے بڑھاپے کو بھول گئے۔ انہوں نے صرف یہ یاد رکھا کہ میں جوان اور شکل والی ہوں۔ اب بھی کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو مسکراتے اور مجھے کہیں ملنے کو کہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ بات کرنے آئے ہو تو آرام اور اطمینان سے کرو۔ اگر میری اور میرے خاوند کی بے عزتی کرو گے تو اپنی اور اپنے خاندان کی بے عزتی کروا لو گے۔ یہ کس نے مشہور کیا تھا کہ میرے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں؟ میں نے تو اپنے آپ کو بدنام نہیں کیا تھا۔ یہ تمہاری ماں اور تمہاری مومانی کی کرتوت ہے۔ تمہاری مومانی نے مجھے کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک دوپٹہ اور 50 روپے دیے اور کہا تھا کہ تم کسی سے یہ نہ کہنا کہ یہ بات غلط ہے، اور زہرا پر یہ ظاہر کرنا کہ تمہارے خاوند پر میرا قبضہ ہے۔ اور تم نے یہی ظاہر کیا۔ میں کہتی ہوں مجھ سے نہ پوچھو، اس نے کہا۔ اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے ماموں اور ممانی سے اور ان کی بیٹی سے پوچھو۔ کمزور پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تم مجھے نہیں بخشو گے تو میں نہ تمہیں بخشوں گی نہ تمہارے خاندان کو، سب ننگے ہو جاؤ گے۔ اس کی زبان پردے اٹھاتی چلی گئی اور میرا یہ حال ہوتا چلا گیا جیسے جسم سے خون خارج ہو رہا ہو اور میری طاقت ختم ہو رہی ہو۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھ پر اور منی پر تہمتیں تیری ممانی نے لگائی تھیں۔
اور انہیں اس نے تیری ماں کے ساتھ مل کر مشہور کیا۔ اس خوبصورت اور جوان عورت نے میری عقل اور میری مردانگی زائل کر دی، اور میں سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے گھر میں بات کرنی چھوڑ دی، نہ ماں سے بولتا تھا نہ والد صاحب سے۔ والد صاحب نے میرا اتنا سا ساتھ ضرور دیا کہ میری ماں کو بڑے روب سے کہتے رہے کہ اس کے بھائی کی بیٹی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ ایک روز مومانی ہمارے گھر آئی تو اس نے میری موجودگی میں اپنی بیٹی کی بات چھیڑ دی۔ اس نے مجھے پیار سے کہا کہ میں اس کی بیٹی کو قبول کر لوں، وہ جس کی بیوی بنی ہوئی ہے اسے اسی کے حوالے کر دو۔ میں نے پھٹ کر کہا۔ گھر میں مومانی نے ہنگامہ برپا کر دیا، ماں بھی میرے خلاف بولنے لگی، میں نے انہیں کھری کھری سنا ڈالی۔ والد صاحب نے مجھے بالکل نہ روکا بلکہ میرا ساتھ دیتے رہے۔ اس روز کے بعد مومانی ہمارے گھر نہ آئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ماموں نے میرے والد صاحب سے شکوہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو بدنام کرتا ہوں۔ ماموں بھی ہم سے روٹھ گئے۔ مجھے اب کسی کے روٹھنے اور راضی ہونے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اب یہ سوچتا تھا کہ کسی کو قتل کروں یا اپنے آپ کو ختم کروں۔ مجھ میں مردوں والی دلیری ختم ہی ہو گئی تھی، شاید میرا دماغی توازن بھی بگڑ گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی میری زندگی میں آیا کہ مجھے اطلاع ملی کہ منی کی شادی کا دن مقرر ہو گیا ہے۔ اس کی شادی ایک اور قصبے میں ہو رہی تھی جو ہمارے قصبے سے تقریباً 20 میل دور تھا۔ اپنے ہاں کسی نے بھی منی کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا، اسے داغدار قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کا دوسرا نقص یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ مجھے پتا چلا کہ کسی کی معرفت دوسرے قصبے میں ایک معمولی سے گھرانے کے آدمی کو اس کا رشتہ دیا گیا ہے۔ بارات آئی اور منی چلی گئی۔ میں اپنا خون جلانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکا۔ مجھے چپ لگ گئی۔ برادری کے ساتھ میرا تعلق ٹوٹ گیا، میرا دل مر گیا۔ دوستوں نے بہت کہا کہ میں اپنی زندگی تباہ نہ کروں اور شادی کر لوں۔ میں نے کسی کی نہ مانی۔ میرے ماں باپ کو اب مجھے شادی کے لیے کہنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ آپ اسے میرے دماغ کی خرابی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں۔ ایک رات منی کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں کے پاؤں چھو لیے۔ منی کا باپ اور بھائی حیران ہوئے لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ میں نے منی کی ماں سے معافی مانگی اور اسے بتایا کہ مجھ میں اور منی میں غلط فہمی کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں کے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے جہاں بیٹی کا رشتہ دیا ہے وہاں وہ خوش نہیں رہ سکے گی، منی کی ماں نے کہا۔ لیکن جوان بیٹی کو گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مان نہیں رہی تھی، ہم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یہ تمہاری ماں اور مومانی کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ میں وہاں بہت دیر بیٹھا رہا۔ ان لوگوں نے میری بہت عزت کی، یہاں تک کہ میں وہاں سے اٹھا تو منی کے باپ نے کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم یہاں آئے تھے ورنہ برادری میں بدنام ہو جاؤں گا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس رات کو 4 سال گزر گئے تھے جب منی میری دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ رات خواب کی طرح آئی تھی۔ میں نے طلاق کے بعد منی کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کے خاوند کو نہ دیکھا۔ اور وہ دن آیا جب میں ریل گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا تو زنانہ انٹر کلاس میں مجھے منی بیٹھی نظر آئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں نے منہ پھیر لیے، لیکن دونوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور میں اپنے ڈبے میں جا بیٹھا۔ گاڑی لاہور شہر میں داخل ہوئی تو میرے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ لاہور اسٹیشن پر گاڑی رکے تو منی سے ملوں یا نہ ملوں۔ بہت سوچا مگر میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ گاڑی رکی، میں اترا تو میرے قدم اپنے آپ منی کے ڈبے کی طرف اٹھ گئے۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا اور مجھے خیال آ گیا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہوگا یا اسے لینے آیا ہوگا۔ میں رک کر اسے دیکھتا رہا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا، باہر جا کر وہ تانگا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا، میں نے پیچھے سے جا کر اس کے ہاتھ سے اٹیچی کیس لے لیا۔ میں ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں، بے اختیار دل بھر آیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں رو پڑوں گا۔ اکیلی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے صرف سر ہلایا۔ وہ اکیلی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے بتایا تھا کہ اس کا خاوند لاہور میں ملازم ہے۔ وہ تمہیں لینے نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ اسے میں نے اطلاع ہی نہیں دی۔ اس نے کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بات کرنے کا موقع دو تو سب کچھ بتا دوں گا، میں نے کہا۔ میں جو سزا بھگت رہا ہوں وہ بھی بتاؤں گا۔ تم تانگے میں بیٹھو اور جاؤ، تمہارے خاوند نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ ہی لے تو اچھا ہے، اس نے کہا اور اس کی آہ نکل گئی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ مجھ سے بھاگ نہیں رہی۔ میں لاہور سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب سے میں نے منی کو طلاق دی تھی میں بہت دفعہ لاہور گیا تھا اور ہر دفعہ 3 4 دن وہیں ہوٹل میں رہا تھا۔
मैं अनारकली के दिल्ली होटल में ठहरा करता था। रुपए पैसे की कमी नहीं थी। लाहौर में सिनेमा देखता और सैर सपाटा किया करता था। दिल को धोखा देने का यही एक जरिया था। अब मैं लाहौर सैर के लिए ही गया था। मुन्नी मिल गई। उससे पूछा कि वो मेरे साथ होटल में चलेगी। वो मान गई। होटल में जाकर कमरा लिया और हम दोनों अंदर बैठ गए। मुन्नी पहली बार होटल में आई थी, इसलिए घबरा रही थी। मैंने जब बात शुरू की तो उसकी घबराहट दूर हो गई। बात तो मैंने बाद में शुरू की थी। पहले तो मेरे आंसू जारी हुए, फिर मेरी सिसकियां निकलने लगीं। मुन्नी ने मेरे पास आकर मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और मेरे बाल सहलाने लगी। मुझे देर से पता चला था कि हम दोनों को किसने बदनाम किया और हम में गलतफहमी पैदा की थी। मुन्नी ने कहा, अगर मैं आज़ाद होती तो दौड़ती आपके पास आ जाती, मगर माँ बाप और भाइयों ने इसे अपनी नाक का मसला बना लिया था। आपकी माँ और मोमानी हमें ताने और धमकियां भेजती रहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे माँ बाप ने उसी वक्त मेरी शादी की कोशिश शुरू कर दी। मुझे पता चला है कि आप हमारे घर गए थे और आपने मेरी माँ के पांव पकड़कर माफी मांगी थी। मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने कहा और बेकाबू होकर उसे अपने बाजुओं में ले लिया और गोद में बिठा लिया। मुझे बशीरा से और उस आदमी से जिसने मुन्नी को मुंह बोली बहन बना रखा था, जो बातें मालूम हुई थीं वो मुन्नी को सुनाई। उसने कहा कि उसे सब कुछ मालूम हो गया था। उसे ये भी मालूम हो गया था कि मैंने अपनी माँ और मुमानी की बेइज्जती की थी। शादी नहीं करेंगे आप? मुन्नी ने पूछा। तुम्हारी तरह बेवफाई नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। रिश्ते मिले थे, मैंने इनकार कर दिया है। तुम्हारी जगह आसमान की कोई परी भी नहीं ले सकती। आप मर्द हैं, उसने आह भर कर कहा। आप बगावत कर सकते हैं, मुझे जबरदस्ती उस आदमी के हवाले किया गया है। मेरे माँ बाप और भाई आपको बताना चाहते थे कि मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं। बरादरी से कोई रिश्ता ना मिला तो किसी के कहने पर उन्होंने मुझे उसके साथ ब्याह दिया। मेरा खामिन यहाँ मुलाजिम है, मैं कुछ नहीं बताती। उसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। उसे खुदा ने जैसी शक्ल दी है वैसा ही उसका इखलाक है। तनख्वाह भी थोड़ी है और ये जुआ खेलता है। बाज रातें तो घर आता ही नहीं। आप ये समझ लें कि मेरे माँ बाप और भाइयों ने अपनी नाक की खातिर मुझे सूली चढ़ा दिया है। उससे तलाक ले सकती हो? फिर क्या होगा? उसने पूछा। फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कौन करने देगा शादी? उसने पूछा। अल्लाह मालिक है, मैंने कहा। मैंने बरादरी को देख लिया है, मुझे बरादरी का कोई डर नहीं। तुम तलाक लेने की कोशिश करो। हम बहुत देर तरीके सोचते रहे और मुन्नी को मैंने तांगे में बिठा कर भेज दिया। वादे के मुताबिक वो दूसरे दिन आ गई। ये उसके खामिन के दफ्तर का वक्त था। वो खासी देर मेरे साथ रही। उसने अपने खामिन की कुछ और बातें बताईं। मैं उसके साथ उसके घर तक गया और घर देख कर आ गया। रात को मैं फिर उसके घर चला गया। उसका खामिन आदत के मुताबिक बाहर निकल गया था। मैं उसके खामिन से ही मिलने गया था। मैं मुन्नी के पास बैठ गया। हम बातें करते रहे और आधी रात हो गई। उससे कुछ देर के बाद उसका खामिंद आया। गहरे सांवले रंग का बदसूरत सा आदमी था। मुझे देखकर हैरान रह गया। मैं उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। क्या तुम अपने आप को इस बीवी के काबिल समझते हो? मैंने उससे पूछा। क्या तुम्हें मालूम है कि ये कितने ऊंचे और कितने अमीर खानदान की बेटी है? वो तो मिट्टी का माधु निकला। मुझे अफसोस हुआ कि मुन्नी के माँ बाप ने मेरे खानदान पर यह साबित करने के लिए कि उनकी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं, बेटी किसके साथ बांध दी थी। मैंने उसे बताया कि इस लड़की की शादी उसके साथ कैसे हो गई है। तुम अपनी शक्ल देखो, मैंने कहा। अपनी हैसियत देखो। ये बीवी तुम्हारे साथ खुश नहीं। पेशतर इसके कि ये तुम्हें धोखा दे, तुम इसे तलाक दे दो। तुम जुआ भी खेलते हो। मुझसे गलती हुई है कि मैंने इतने बड़े घर की लड़की के साथ शादी कर ली है, उसने कहा। मेरी तनख्वाह थोड़ी है और जुआ सिर्फ इसलिए खेलता हूं कि मैं भी अमीर बन जाऊं। इस थोड़ी सी तनख्वाह में से मुझे माँ बाप को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। मैं जानता हूं कि बीवी मुझसे मुतमईन नहीं, चुपचाप और उदास रहती है। मैंने तुम्हें हल निकाल दिया है, मैंने कहा। मुझे 3-4 दिन सोचने दो, उसने कहा। मैं वहां से चला आया और 3-4 रोज के बाद उसके घर गया। मुन्नी अकेली थी। उसने बताया कि उसका खामिन 30,000 रुपया लाया है और उसकी गर्दन तकब्बुर से अकड़ी हुई है। उसने मुन्नी को यह ना बताया कि यह रकम कहाँ से आ गई है। वो रात हस्बे मामूल देर से आया और मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि मुझे इतना बेगैरत ना समझो कि मैं बीवी को तलाक दे दूंगा। यहाँ से चले जाओ, फिर कभी इस घर में ना आना। मैंने उसे धमकी दी और वहां से चला आया।
अगली शाम मुन्नी घबराई हुई होटल में आई। उसने बताया कि पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली है और रकम बरामद करके उसके खाविंद को हथकड़ी लगा कर ले गई है। मैं समझ गया कि उसने ये रकम गबन की थी। वो अमीर बनते बनते रह गया। मुन्नी ने अपने माँ बाप को खत लिखा। उसका बाप और भाई आ गए। मैं उनसे मिला, पुलिस से पता करवाया। मालूम हुआ कि वो गबन में पकड़ा गया है और उसकी कैद से बचने का कोई इम्कान नहीं। उसे जेल की हवालात में भेज दिया गया। मैं उसे जेल में मिला और उसके साथ ऐसी बातें की कि उसने तलाक लिख दी। मुन्नी के बाप और भाइयों के लिए ये दूसरा मातम था। खुदा का शुक्र है कि वो मेरी बात मान गए और बरादरी ने ये अजीबो गरीब खबर सुनी कि मैंने मुन्नी के साथ शादी कर ली है। बहुत बातें बनी, हमने परवाह न की। मैं माँ बाप से अलग हो गया। हमारा पहला बेटा जवान हो गया है। एक रोज मुन्नी ने मुझे कहा, मैं अपने बेटे के लिए अपनी भाई की बेटी लाऊंगी। मैंने बिदक कर मुन्नी को देखा और कहा, मुन्नी, अपने बेटे से पूछ लो। मेरी माँ भी भाई को बेटी की बहू बनाना चाहती थी। उसी ने कहा है, मुन्नी ने जवाब दिया। खुदा का शुक्र है कि मेरे बेटे को यही लड़की पसंद है, वरना मैं ये कहानी असर नो शुरू करने से घबरा रहा था।